नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग गणित के मॉडल पेपर को हल करेंगे। आज वो प्रश्न शामिल हैं जो कि परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को अगर आपने 25 प्लस कर लिया तो समझ लीजिए आपका जो स्कोर होने वाला है मैथ में 30 में 30। तो नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। तो पहला सवाल, तो आज का पहला सवाल है 5 8 पर पावर 1/3 27 पर पावर 1/3 पर पावर 3 पर पावर 1/4 का वैल्यू। ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना होता है ऐसे सवालों को कि देखिए, इनको बस थोड़ा सा समझना होता है। जैसे यहाँ 8 है तो 8 को हम लोग 2 का क्यूब नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर यहाँ 27 है तो 27 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। इसका क्या मतलब होगा? 3 गुणते 3 गुणते 3। इसी को हम लोग क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं पूरे सवाल को। 5 8 की जगह हम लोगों ने क्या किया? 2 का क्यूब इंटू 1/3 प्लस है तो प्लस। 27 को क्या किया? 27 की जगह 3 का क्यूब इंटू 1/3। अब इस पर पावर इस पर पावर 3 है, इस पर जो पावर है आपका 3 और पूरे पर पावर 1/4 है। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, इधर इस 3 से ये 3 कट गया। तो आपका सवाल क्या बना? 5 इंटू 2, 2 पर पावर 1 बचा तो 2 और 3 पर पावर 1 पर पावर क्यूब और पूरे पे पावर 1/4। देखिए कितना सरल हो गया। अब ये 5 है और 3 2 5 को क्या लिखेंगे? 3 2 5 और 5 पर पावर क्यूब पर पावर 1/4। अब जब इसको हम लोगों ने हल किया तो 5 पर पावर 3 यहाँ है और 1 यहाँ है तो 3 1। जब गुणा में हो तो घात जुड़ जाती हैं, तो 5 पर पावर 4 इंटू 1/4। देखिए 4 से 4 भी कट गया तो आपका जो बचा अभिष्ट उत्तर वो क्या बचा? 5। कितना सरल सवाल था, बस समझने की देरी थी। इन सवालों को थोड़ा हल किया जाता है, आप इस ढंग से हल कर लेंगे, उत्तर मिल जाएगा। अगला सवाल आपका है, पेट्रोल की कीमत में 25% की दर से बढ़ जाती है। जो पेट्रोल की कीमत है बढ़ती है कितना? 25% की दर से बढ़ती है। पेट्रोल पर खर्च न बढ़े, मतलब खर्च आपका अपरिवर्तित हो, इसके लिए यात्रा में कटौती का मतलब कमी करनी पड़ेगी। कितने प्रतिशत की? तो कमी परसेंट बराबर आपको सूत्र बताया है क्या? x/100 प्लस x इंटू 100%। वही सूत्र आपको यहाँ लगाना होगा। x की जगह कितना दिया है? 25 बटे, क्योंकि जब कमी देगा तो यहाँ धन, अगर यहाँ अधिकता पूछता तो यहाँ माइनस। 100 प्लस 25 इंटू 100। अब आप करिए 25/125 इंटू 100, काट दीजिए 25 और 25 पंचे 125, 5 20 बार आपका कितने परसेंट की कमी हुई? तो कमी प्रतिशत बराबर हो गया 20%। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। बहुत छोटा, 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट के अंदर हम लोग सवाल को हल करेंगे, यही तकनीक रहेगी हमारे ट्रिक का। अगला कह रहा है सवाल कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD। तो पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लें। समांतर चतुर्भुज आपका बन गया। क्या बना? ABC और D। उसके बाद कह रहा है AC आपका एक विकर्ण है और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। देखिए AC आपका विकर्ण और BD भी आपका विकर्ण है, जो कहाँ काट रहे हैं? एक बिंदु O पर। अब यदि DAC बराबर 32, तो DAC मतलब जो ये कोण है, इस कोण की वैल्यू दिया है कितना? 32 डिग्री। AOB, देखिए AOB ये जो कोण है, इस कोण की वैल्यू कितना है? 70 डिग्री।
तब DBC मतलब DBC ये वाला जो कोण है इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है। बस इसी चित्र को समझिए। जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं समांतर होती हैं, तो AB समांतर CD हो जाएगा, AB समांतर CD, और AD समांतर किसके? BC के। उस समय अगर देखा जाए तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितने का हो जाएगा? 110। क्योंकि देखिए आप ये जब इस ढंग से आ रही है तो सीधे रेखा पे जो कोण बनता है कितना बनता है? 180। और सीधी रेखा होने में 70 डिग्री यहाँ से है तो ये कितना हो जाएगा? 110। वही सिस्टम यहाँ किया। जब ये 110 डिग्री हो गया और ये 32 है तो इसके एकांतर में कौन है? ये C कोण है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 32 डिग्री। किसके? एकांतर कोण से। एकांतर आपका जब समांतर रेखाएं दो हों तो उनके बीच की, जैसे इसका एकांतर ये, तो बस इसी ढंग से यहाँ फिर देखिए 32 डिग्री का एकांतर कोण C हो गया आपका 32 डिग्री। आपको पता है किसी भी त्रिभुज में जो सब त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 32 डिग्री 180 डिग्री होता है। हमने यही बताया ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका? 180 डिग्री। यहाँ 110 और 32 आपको मिल गए हैं, इसको भी निकाल लें। तो कैसे निकलेंगे? 110 और 32 दिया है तो 110 और 32 बराबर पूरा 110 और 32, 110 प्लस 32 अब प्लस ये कोण B बराबर 180 हो जाएगा। तो 110 32 कितना होगा? 30 10 40 1 42, 142 कोण B बराबर 180, या कोण B की वैल्यू किसके बराबर होगी? 180 माइनस 142, कोण B की वैल्यू हो जाएगी 38 डिग्री के। कौन सा? B की वैल्यू कितनी हो गई? 38 डिग्री। आपका C ऑप्शन सही है। कैसे किया? सवाल को फिर से समझिए, एक बार मिटा के समझाते हैं फिर से आपको। सवाल में कुछ नहीं था, बस हमने थोड़ा सा अप्लाई किया, क्या? अपना ट्रिक। और ट्रिक जो अप्लाई किया उसी के माध्यम से समझाया। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको इस चित्र को समझना है। चूँकि चित्र है क्या? समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। देखिए A B C और D आपका चतुर्भुज हो गया। कोण AC और BD एक दूसरे को O पर काट रहे हैं। कोण दिया है 32 डिग्री, तो जब ये कोण 32 डिग्री का हो गया तो ये भी एकांतर कोण 32 डिग्री का हो गया। ये आपका दिया है 70 डिग्री, तो जब ये कोण 70 डिग्री का है तो आप जानते हैं कि जो भी रेखा होती है वहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ 70 डिग्री है तो ये कोण कितने का हो गया? 110 डिग्री का। आपको पता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो 110 और 32 आपको मिल गया, तो 110 32 कितना हो गया? 42, 142। तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 38 डिग्री का। बस यही सवाल था। अगला सवाल, एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। नए पार्क का अर्धव्यास का मतलब होता है क्या? त्रिज्या। चाहे त्रिज्या कहिए चाहे उसी को अर्धव्यास कहिए। देखिए दो छोटे क्या हैं आपके, एक वृत्ताकार पार्क बनाना है। देखिए एक बहुत बड़ा पार्क बनाना है। पहले सवाल का स्ट्रक्चर समझिए। जब आप संरचना समझ जाएंगे प्रश्न का तो फिर आपको उत्तर देना सरल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको पार्क बनाना है, लेकिन ये जो बड़ा पार्क है ये दो छोटे छोटे पार्कों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक का 16 मीटर व्यास है और दूसरे की व्यास कितनी है? 12 मीटर के दो वृत्ताकार क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इन दोनों के योग मतलब प्लस जोड़ के बराबर है ये पार्क। बस यही सवाल आपको करना है। नए और बड़े पार्क का
नए बड़े पार्क का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, का क्षेत्रफल अर्थात ये वाला, ये बराबर होगा दोनों, इसको हमने ए माना, इसको बी, तो ए और बी के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर। तो बस यहाँ क्या करेंगे, इसका हमने मान लिया पाई आर स्क्वायर बराबर, इसका क्या होगा पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर। डायरेक्ट हमने क्या किया है, सूत्र का प्रयोग किया है। अब जान रहे हैं ये व्यास है, तो R1 बराबर D1 बराबर अगर 16 मीटर है तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर होगा 16/2 मतलब 8 मीटर। समझ में आया। वैसे यहाँ D2 बराबर 12 मीटर है, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 12/2 मतलब 6 मीटर। बस यही मान रख देंगे। तो पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए पाई दोनों में कॉमन है, निकाल लिया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर होगा R1 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 100 बराबर 10 स्क्वायर। तो आर की जो वैल्यू होगी किसके बराबर हो जाएगी, 10 मीटर के। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत छोटा सवाल होता है, बस समझना होता है। सवाल को फिर से समझिए। आपका जो सवाल है, अब इसको हम और ट्रिक से प्रयोग नहीं करेंगे, बस समझा रहे हैं। सवाल कह रहा था कि एक बड़ा क्षेत्रफल है, वो बड़ा क्षेत्रफल किसके बराबर है, इन दो छोटे छोटे वृत्ताकार की मतलब वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहाँ से हमने क्या किया, बस मान रखा आपका इस सूत्र में। अब देखिए ये आर डी का मान दिया है D1 का और ये D2 का, तो डी मतलब व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2r, तो r बराबर त्रिज्या बराबर क्या होगा व्यास/2। बस उसी सूत्र से त्रिज्या निकाल लिया, तो इसकी 8 हो गई और इसकी भी 6 हो गई। हल किया तो बड़े का कितना आ गया 10। सवाल बहुत सरल है। अगला प्रश्न देखिए, किसी घन का किनारा r सेंटीमीटर है, यदि इसमें संभावित बड़ा से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु काटा जाए तो शंकु का आयतन क्या होगा। आपको केवल चित्र समझना है। देखिए आपका जो घन है ये है आपका घन, और इसमें से जो सबसे बड़ा शंकु होगा वो क्या होगा आपका, कुछ यही तो सबसे बड़ा शंकु होगा। आप देखिए अगर मैं इसका केंद्र मानूं बीच में, तो इधर r हुआ और ये भी r, और ये पूरा r घन के कोर के बराबर है, मतलब r सेंटीमीटर के बराबर है। तो जो इसकी त्रिज्या होगी, इस केंद्र से ये दूरी त्रिज्या ही तो है, और इस केंद्र से ये दूरी भी त्रिज्या है। तो शंकु की जो त्रिज्या होगी क्या होगी, शंकु की त्रिज्या हो जाएगी r/2, और शंकु की जो ऊंचाई होगी वो घन की सबसे बड़ी भुजा कितनी है r सेंटीमीटर, चूँकि घन का कोर बराबर होता है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई r सेंटीमीटर। बस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसी में मान रख दीजिए। तो v की वैल्यू हो जाएगी 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह r/2 की वैल्यू स्क्वायर इंटू h की जगह r। जब हल करेंगे तो 1/3 पाई r स्क्वायर 2 दूनी 4 और r, पूरे को हल करेंगे तो जो v की वैल्यू है किसके बराबर आ रहा है 3 चौक 12, 1/12 पाई r³। कौन सा उत्तर, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। देखिए कुछ नहीं करना है, बस यही समझना है कि जो घन की कोर है, घन के कोर का आधा शंकु की त्रिज्या और शंकु की जो ऊंचाई है घन के भुजा के बराबर। उसके बाद सूत्र लगा दीजिए शंकु के आयतन का, उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, अगला सवाल कह रहा है यदि 13 पर पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है। बस ऐसे सवाल आपको पता ही है, 13 पर पावर 50 भागा 14 हमने कई बार बताया है। इसको 13 पर पावर 50 को 14 - 1 पर पावर
50 कर सकते हैं बटे 14। अब देखिए 14 14 इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि शेषफल बचेगा नहीं, कट जाएंगे। तो ये बचेगा -1 पर पावर 50। अब -1 चूँकि 50 आपकी सम संख्या है तो 100% ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1 पर पावर 50 बटे 14। फिर ये कितना होगा 1 बटे 14। अब जब हर बड़ा है अंश छोटा है तो ये अंश ही आपका क्या हो जाता है रिमाइंडर। तो कौन सा उत्तर सही, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, r बराबर 1 उत्तर। अगला सवाल, अगला कह रहा है यदि x बराबर 3 + 8 हो, x बराबर कितना हो 3 + 8, तो आपको जो वैल्यू निकालना है x³ + 1/x³। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम पहले निकाल लें किसका 1/x की वैल्यू। 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर थोड़ा सा रूट के अंदर है √8। 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 + √8। तो 1/x की वैल्यू जो होगी, अब मैं आपको पूरा हल नहीं करूँगा, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि ये होगा 3 - √8। अब इसको आप अगर हल करेंगे तो इतना ही आएगा। हमने क्या किया, हमने इसका संयुग्मी लिया और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो इसके संयुग्मी क्या होंगे, इसका संयुग्मी अंक नहीं बदलेगा लेकिन चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसका संयुग्मी जो होगा 3 - √8 और इधर भी हो जाएगा 3 - √8। जब इसको हल करेंगे तो a + b a - b का सूत्र लगेगा। तो 3 और 3 कितना हो जाएंगे 9, और 8 में से 8 रूट हट जाएगा, 9 में से 8 को घटाएंगे 1 आएगी वैल्यू, और ऊपर क्या होगा 3 - √8। बस यही आपको ध्यान देना होता है। अब आपके पास सब कुछ हो गया। अब आपको सूत्र क्या निकालना है, x³ + 1/x³ की वैल्यू। आपके पास सूत्र है, क्या है, आपके पास जो बीजगणितीय रूल है वो है, आपको हम बता रहे हैं, इसको पहले मिटा दें जिससे आप समझ पाइए। x + 1/x³ बराबर होगा x³ + 1/x³ + 3x + 1/x। यही लगाना होता है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों की वैल्यू आपके पास है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 1/x की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से। x + 1/x बराबर हो जाएगा 3 + √8 + 3 - √8, 8 8 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 6। तो यही 6 वैल्यू रख दीजिए। 6 पर पावर क्यूब बराबर, इसकी वैल्यू निकालनी है x³ + 1/x³ + 3 × 6। 6 पर पावर क्यूब का मतलब 216, x³ + 1/x³ + 6 × 18। जब आप इसको पक्षांतर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 216 - 18, और ये होगी 198 के बराबर। तो कौन सा उत्तर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। इस सवाल को हल करने से पहले हम आपको एक बार फिर से समझा रहे हैं, समझिए। पहले हम आपको बता दें, इतना हमने मिटा के दिखा दिया, अब आपको हमें समझाना है और ट्रिक का प्रयोग करना है। देखिए ट्रिक क्या होता है ऐसे सवाल को, जब आप देखिए 3 + √8 और निकालना क्या है x³ + 1/x³ की वैल्यू। तो ध्यान दीजिए x बराबर आपको दिया होता है कितना 3 + √8। तो 1/x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 √-8। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि दोनों का बस साइन बदलता है, हो गया। फिर आप करिए इसको जोड़ दीजिए x + 1/x और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना 3 3 6। अब कुछ नहीं करना है, अब आपके पास सूत्र है x + 1/x का क्यूब बराबर होता है x³ + 1/x³ + 3x + 1/x। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x³ + 1/x³ की जो वैल्यू होगी वो होती है
एक्स प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x, बस रख दीजिए तो उत्तर आपको मिल जाएगा 6 का क्यूब माइनस 3 गुणते इसकी वैल्यू 6, तो 216 माइनस 18 हल कर लीजिए 198। कितना सरल हो गया। बस इतना ही आपको ध्यान देना होता है, यही इसका ट्रिक है। अगला प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x प्लस 4 के गुणनखंड होंगे। देखिए जब इस ढंग से सवाल आए तो आपको किससे, चूंकि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है 2, इसको हम हल करेंगे किससे, आपके द्विघात समीकरण से। इसको आप द्विघात समीकरण से हल कर सकते हैं या फिर आप विकल्प के अनुसार भी हल कर सकते हैं। तो चाहे आप विकल्प के अनुसार हल करिए चाहे द्विघात समीकरण, हम द्विघात समीकरण से हल करेंगे। देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है, इन फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का गुणा होता है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 और 4 का गुणा कितना होगा, 4। अब इस 4 को हमें ऐसे बनाना है कि √2 के रूप में पाएँ। तो देखिए हम इसको 2 दूनी 4 कह सकते हैं और 2 दूनी 4। अब इसको मैं क्या कहूँ, 2 × √2 × √2 कह सकता हूँ, बस इसी का प्रयोग करूँगा। 2√2 प्लस √2 और ये हो जाएगा कितना 3√2, और यही चीज़ हमें प्राप्त करना है। तो आपने देखा, बस ये आपको ध्यान देना होता है कि कैसे हमें इसका गुणनखंड करें। अब मैं क्या किया, पूरा लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 प्लस 4। अब देखिए 4 और 4 का हमने बता दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 प्लस √2 प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2√2, उसके बाद यहाँ पर x है तो यहाँ दोनों में x, इसको थोड़ा सा देखिए, इन दोनों में जो कॉमन है हो जाएगा आपका, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2√2, और यहाँ क्या कॉमन होगा √2, तो बचेगा क्या x प्लस 2√2। तो जो बचेगा x प्लस 2√2 और यहाँ बचेगा x प्लस √2। देखिए कितना छोटा सवाल, कौन सा सही है, x प्लस √2 और x प्लस 2√2। एक तो सवाल को हल करने का ढंग ये है कि आप इतना लगाइए। अगर आप इतना भी नहीं लगा पा रहे हैं, इससे भी बचना चाह रहे हैं, तो मैं सवाल को एक लाइन के ट्रिक में बता रहा हूँ, बस ध्यान दीजिए। देखिए जो आपका ये चीज़ है, इसमें प्रथम और अंतिम का गुणा हो रहा है। x मतलब यहाँ 1 है ना, तो 1 और 4 का गुणा होगा। जब 1 और 4 का गुणा होगा तो ये आएगा 4 × 4 बराबर 4। अब इस 4 को देखिए, हमें इस ढंग से तोड़ना है कि इसके बराबर आ जाए 3√2 के। तो पहले इसको हमने क्या तोड़ा, 2 गुणते 2, 2 गुणित 2 को हमने क्या किया, 2 गुणते √2 और √2। अब देखिए 2√2 × √2 होगा तो 4 ही, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। आपको देखना है कि हमारा पूरा पद धनात्मक है या ऋणात्मक। तो हमने देखा यहाँ भी धन है और यहाँ भी धन है, तो जब धन है तो हमारा जो विकल्प होगा उसमें भी धनात्मक ही होंगे दोनों पक्ष। तो एक तो हम इसके साथ रूट लेंगे, एक इसके साथ। तो देखिए x प्लस 2√2 और x प्लस √2, देखिए 2√2 आपको यहीं से उत्तर मिल जाता है, लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, बस ध्यान देना होता है पद का चिन्ह। समझ में आ गया। अगला सवाल आपका है, एक समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं 74 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हैं। यदि इसके विकर्णों में एक विकर्ण 102 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, इसमें A, B, C, D 4 हो गए। इसमें आपका 2 संलग्न भुजाएं 74,
ये 74 की है, तो ये भी कितनी हो जाएंगी 74, चूँकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। फिर ये आपकी 40 की हो गई, तो ये भी हो गई 40। ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी। एक विकर्ण दिया है जो कि 102 सेंटीमीटर का है। कितने का है? 102 सेंटीमीटर। अब कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है ये आपका कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर कोण ए डी बी, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इनका क्षेत्रफल और इनके क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल का योग। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और ये बराबर हो जाएगा 2, चाहे त्रिभुज ए बी डी कहूँ चाहे बी डी सी कहूँ, ए बी डी का क्षेत्रफल। या ये भी तो कह सकता हूँ कि त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। बस यही करना होता है। बस आपके पास देखिए हर एक भुजा का दिया है मान, और आपको लगाना क्या है? आपको लगाना है सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस, उसके बाद ये होता है आपका श्रीधराचार्य रूल। इसको हम थोड़ा सा मिटा दें। इतना समझ में आया कि नहीं आपको? देखिए इसका जो सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इन्हीं दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आपके पास है 40 प्लस 74 प्लस 102, ये हो गई 102 बटे कितना हो जाएगा? 2। जब इसको आप हल करेंगे तो 216 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 108। x की वैल्यू 108 आ गया। बस इसी सूत्र में रखिए। अब चूंकि दो त्रिभुज में है तो 2 से गुणा करते चले जाएंगे सब में। अब इसको सबको मिटा रहे हैं। चित्र आपने समझ ही रखा है। अब देखिए आपके पास जो सूत्र है पूरा मिटा के अब सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। s बराबर कितना था? s बराबर 108, a बराबर 40, b बराबर 74 और c की जो वैल्यू थी 102। और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? 2 रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रख दीजिए 2, और ये होगा रूट एस की वैल्यू कितना है? 108। 108 माइनस ए बराबर 40 इंटू 108 माइनस बी बराबर 74 इंटू 108 माइनस सी बराबर 102। जब हल करेंगे तो 2 रूट 108 में 40 को हम लोग घटा दें, कितना आएगा? 8, और 10 में से 4 गया 68 इंटू 8 में से 4 को घटाया 4, 10 7 3 इंटू 8 में से 102 घटाएंगे 6। अब यहाँ से सबको निकाल लीजिए। तो जब यहाँ से आप निकालेंगे तो 2, अब देखिए यहाँ 17 चौका 68, 4 इंटू 17, और यहाँ 17 दूना 34, 2 इंटू 17। हमको बनाना है क्या? कुल मिला के वर्गमूल करके इसको निकालना है। यहाँ 18 है तो इसको हम 9 कर दें, बचा क्या? 12, 12 9 108 हो गया। और 6 को क्या करें? 6 ही रहने दें। अब देखिए यहाँ से हमारा सब बनता चला जाएगा।
2, अब 9 निकल गया किससे, 3 से, उसके बाद 4 निकल गया किससे, 2 से, 17 इस निकल जाएगा, चूँकि 2 बार 17 है, वर्गमूल निकाल रहे हैं। अभी 12 का नहीं निकाला, 9 का निकाल लिया, 4 का निकाल लिया, 17 निकाल लिया, 12, 2 और 6 बचा हुआ है। अब यहाँ देखिए, अगर हम इस 6 को देखें तो 6 की जगह पे हम लोग कर दें क्या, 2 गुणते 3, तो ये जो 2 है, ये 2 भी बाहर आ जाएगा। यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 12, 12 तियाँ 36, मतलब 6 का स्क्वायर। जब इन सब को आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा किसके बराबर हो जाएगा, 2448 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे, 6 छांग 36, 36 चौका 108 और 108 में गुणा कर दीजिए किसका, 17 का, 17 अट्ठे 100। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग 144 आएगा, चूँकि 6 दूनी 12 दूना 24 तियाई 72 दूना 144, तो 144 में जब 17 का गुणा करेंगे 2448 आ जाएगा। इस ढंग से सवाल को लगाना है। सवाल में कुछ नहीं था, बस आपको चित्र समझना था और चित्र के बाद बस इस सूत्र का प्रयोग करना था। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कह रहा है एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 18 डिग्री का है। अब आपको बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होता है 360/n। सम, तो सूत्र लिख लीजिए, समबाहुभुज का जो बहिष्कोण होता है का बहिष्कोण बराबर, प्रत्येक बहिष्कोण जरूर लिखिएगा चूँकि यही आता है, बराबर 360/n। यहाँ प्रत्येक बहिष्कोण कितना दिया है, 18 डिग्री, 360/n। तो यहाँ से 18 दूना 36 और n की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20 डिग्री। एक लाइन का सवाल, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है बिंदु -7, -2 y अक्ष से दूरी है। ऐसे सवाल बहुत बार पूछते हैं, आपको थोड़ा सा समझना है। जो क्षैतिज होता है उसे हम लोग x एक्सिस और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे y एक्सिस कहते हैं। अब कह रहा है 7, -2, 7, -2, तो ये होता है आपका x एक्सिस और ये y, ये पॉजिटिव होता है मतलब धनात्मक और ये ऋणात्मक, वैसे ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। अब आप देखिए -7 कह रहा है, तो -7 कहीं 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर है कहीं बिंदु, ये है, और इधर 1 2 3 4 5 6 -2 कह रहा है, तो वो बिंदु कहाँ होगा, कहीं यहाँ। अब y अक्ष से दूरी कह रहा है, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी कितनी है आपकी, जब भी सूत्र आए y अक्ष से दूरी तो x बराबर निकालना होता है। x बराबर, जब y अक्ष से दूरी पूछे, अक्ष से दूरी, तो x की वैल्यू बतानी होती है, और जब x अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष की दूरी बतानी होती है। अब चूंकि दूरी क्या है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए आपका 7 इकाई उत्तर हो जाएगा। यहाँ y अक्ष से दूरी कर रहा है, y अक्ष के दूरी में x एक्सिस पर बताना है और x एक्सिस पे आपका है 7। बस ये समझाने के लिए था, बाकी सवाल को ट्रिक से ही लगाना पड़ता है और इसका सूत्र ही होता है y अक्ष से दूरी बराबर x बराबर हो जाएगा, x अक्ष से दूरी कहता तो y बराबर, तो y बराबर 2 और x बराबर 7। अगला सवाल आपका क्या है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। देखिए TSA बराबर कितना दिया है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2πr r + h, और ये बराबर है किसके, 462 के। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 2πr² हल कर दीजिए प्लस 2πrh = 462। समझ में आया। और आपका कह रहा है कि जो वक्र पृष्ठ है इसका संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है, तो
2πr² प्लस जो वक्रपृष्ठ होता है बेलन का इतना ही होता है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख दें 462 का बटे 3 और ये बराबर होगा 462। समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या करें, इतना समझते रहिए। अगले पेज पे 402πr² प्लस 462/3 बराबर 154 बराबर हो जाएगा 462। तो 2πr² बराबर 462 माइनस 154 और इसको जब हल करेंगे तो 2πr² और ये आ जाएगा आपके 302 12 4 8 और 50413 और इसको काटिए तो πr² बराबर होगा 15/154 और छोटा करें तो 22/7 इंटू r² होगा 154। 22 एक्का 22 22 57, तो r² की जो वैल्यू है 7² के बराबर, तो r की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको पता है कि जो वक्रपृष्ठ है कितना होता है बेलन का 2πrh बराबर 154 दिया हुआ है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू एच की वैल्यू निकालना है और ये 154 के बराबर। 7 से 7 कट गया, 22 7 154, तो एच की जो वैल्यू आई 7/2। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको कि आपका जो निकालना है वो आयतन निकालना है। आयतन आपका कितना होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, यही होता है, बस इसी मान रखिए। 22/7 r² की जगह 7 का स्क्वायर इंटू 7/2 कट जाएगा, तो 7 7 49 और 2 11 कट जाएंगे, तो 11 इंटू 49। इसको हल करिए, 11 9 99, 11 9 टाइम हासिल, 11 चौक 44 9 53 सेंटीमीटर क्यूब, 539 सेंटीमीटर क्यूब आया। और कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका, आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आया। जो संपूर्ण पृष्ठ था 462 था, इसी को हल किया। जब हल किया तो जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वो वक्रपृष्ठ 2πrh होता है, तो 2πrh की जगह 462/3 कर दिया, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है वक्रपृष्ठ। बस वही लिखकर हल कर लिया। आपका जो उत्तर है यहाँ पर पूरा हल किया तो r की वैल्यू मिल गई। जब r की वैल्यू मिल गई और h की वैल्यू मिल गई तो आयतन हमने निकाल लिया। अगला इसमें कह रहा है 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एक आयताकार पेपर है। देखिए 11 इंटू 4 आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन जिसकी ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर बनाया जाता है। बेलन का आयतन क्या होगा, देखिए यहाँ आयतन की बात कर रहा है, तो हम पहले सूत्र लगा दें। जब इसको हम लोगों ने कागज़ को मोड़ा, तो कागज़ को मोड़ा किसके सापेक्ष, अगर हम लंबाई के सापेक्ष कागज़ को मोड़ दें तो यहाँ से देखिए ये बन जाएगा क्या आपका एक वृत्त के रूप में। ये कैसे बनेगा, कुछ यूँ ढंग से आपका जो कागज़ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। और जब इस ढंग से बना तो आपका जो ये तो क्या हो गया ऊंचाई, चूँकि ऊंचाई उसने दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर, तो ये ऊंचाई हो गया। जब ये ऊंचाई हो गया तो आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, हाँ त्रिज्या। तो ये आपका जब ऊंचाई हो गया तो जो टोटल परिधि है, देखिए अगर मैं इसको मोड़ दूं, ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर है। अब इसके आधार पे आप मोड़ते हुए चले जाइए तो जो इस ढंग से होगा तो टोटल परिधि किसके बराबर होगी, इसी लंबाई के बराबर होगी ना। यहाँ से मोड़ेंगे यहीं तक तो मोड़ेंगे। सवाल को समझिए, ये आपका है कागज, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और लंबाई 11। अब इसको आपने क्या किया, यहाँ से मोड़ा यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ते 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 आप कहाँ तक मोड़ेंगे, टोटल मोड़ाई जो होगी इसकी 11 सेंटीमीटर ही होगी। वही चीज़ यहाँ किया हुआ है और ऊंचाई 4 बोल ही रहा है।
तो जो परिध होता है वृत्त का क्या होता है 2πr, और 2πr बराबर कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। और बस यही चीज़ इसमें आपको देखना है कि 2πr किसके बराबर हो जाए 11 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। और जब 2πr 11 सेंटीमीटर हुआ तो अब हम लगाएंगे यहाँ से क्या 2 गुणते 22/7 इंटू r बराबर 11, 11 दूना 22, तो r की जो वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर 7/4 के बराबर। कह रहा है क्या बेलन का आयतन, h की वैल्यू दे रखा है, v बराबर क्या होता है πr² h, लगा दीजिए v बराबर 22/7 इंटू 7² इंटू h की वैल्यू कितना 4, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो v की जो वैल्यू होगी 22 इंटू 7/4, इसको काट दीजिए तो 11, 11 सत्ते 77, 77/2, इसको जब करेंगे तो कितना आएगा 35 से 38 दूना 76, मतलब 77। बी ऑप्शन आपका सही होगा, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं किया, बस सवाल को समझा, जैसे ही आपने सवाल समझ लिया उत्तर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए जो इस ढंग के सवाल हैं आपके रेखा से संबंधित x + 2y - 3 = 0 और 2x + 4y + 11 = 0, इसको y बराबर mx + c से तुलना करेंगे दोनों रेखाओं को। तो इसको देखिए करिए, तो यहाँ से 2y बराबर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, पक्षांतर किधर जाएगा तो -x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा -1/2 x + 3/2 आपका एक। अब जो इससे तुलना करिए y बराबर mx + c से, तो यहाँ m की वैल्यू किसके बराबर आ रही है ऋण 1/2 के। ठीक यही ढंग यहाँ करेंगे तो 4y बराबर हो जाएगा आपका ऋण 2x ऋण 11, और y बराबर हो जाएगा ऋण 1/2 x - 11/4 होगा। y बराबर जब mx c से तुलना किया तो m की जो वैल्यू आ रही है ऋण 1/2। देखिए यहाँ भी ऋण 1/2, यहाँ भी ऋण 1/2, तो m1 अगर इसको हम m1 माने, इसको m2 माने, तो m1 बराबर m2 है। और जब m1 बराबर m2 होता है तो दोनों रेखा एक दूसरे की क्या होती हैं समांतर होती हैं। बस सवाल कुछ नहीं था, समझना था, बहुत छोटा सवाल था। अगला सवाल, अगला है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का जो अनुक्रम है, अनुक्रम क्या है, भाषा से पहले, भाषा के बाद, विज्ञान के बाद, सामाजिक विज्ञान के बाद। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर आपका भाषा के बाद। सबसे पहले जो आपकी एनसीएफ प्रकाशित हुई, एनसीएफ 1975 से शुरू हुई प्रकाशित होते हुए और 2005 तक प्रकाशित हुई। हर एक का लक्ष्य था 2005 के अनुसार सबसे पहले भाषा, फिर गणित विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान। तो जो गणित का अनुक्रम है वो भाषा के बाद आता है। ठीक। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। जब आगमन विधि करेंगे तो जो चीज़ हमको ज्ञात रहेगा, मतलब उदाहरण देंगे, बच्चे को जो उदाहरण देते हैं तो इसे विशिष्ट से फिर रूल बताते हैं, विशिष्ट से सामान्य, और इसी को कहते हैं ज्ञात से अज्ञात। तो कौन सा सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी आसन्न कोणों के युग्म शीर्ष बिंदु हमेशा उभयनिष्ठ होता है। एक भुजा हमेशा उभयनिष्ठ होती है, वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं हमेशा विपरीत किरणें होती हैं। तब आपको देखिए आसन्न कोण के युग्म में ये प्रश्न है और ये विकल्प हैं, आपको इस ढंग से उत्तर बताना है। अब सबसे पहले हम लोग आसन्न कोण के बारे में जानें। अब देखिए आपका एक रेखा, दो रेखा, मान लिया पी क्यू एक रेखा है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब पी क्यू रेखा पे हमने एक बिंदु खींच दिया, ये आपकी कॉमन बिंदु है, उभयनिष्ठ। आसन्न कोण क्या है, जो ये कोण है, ये कोण और इस कोण, दोनों कोणों के योग जो है उसी को आसन्न कोण कहते हैं। चूँकि उन दोनों में ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ, कॉमन भुजा है। ऐसे ठीक यहाँ भी जो कोण होगा
और यहाँ भी 2 कोण होगा, उन दोनों की निर्भरता इस भुजा पे होगी, तो ये भी भुजा भी कॉमन भुजा है। आसन्न कोण देखें तो आसन्न कोण में शीर्ष बिंदु हमेशा क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। तो आपका एक तो सही हो गया, शीर्ष बिंदु आपका यही है और ये क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, अर्थात पहला सही। एक भुजा हमेशा उभयनिष्ठ होती है, ये भी आपने देख लिया कि ये जो भुजा है इधर भी कोण बना रही है और ये भुजा इधर भी कोण बना रही है, तो एक भुजा हमेशा उभयनिष्ठ होती है, दोनों सही हो गए। वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हो हमेशा विपरीत किरणें होती हैं, ये गलत है, अर्थात जो तीसरा ऑप्शन है यही असत्य है। उसके बाद 2 सही हैं। समझ में आया? क्योंकि दोनों भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है हमेशा विपरीत किरणें नहीं हो सकती हैं, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ये हम कह नहीं सकते कि होंगी ही, तो इसमें यही आपका गलत हो गया। अगला प्रश्न, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a और इसकी ऊंचाई इसकी जो b² ऊंचाई b हो, तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, जो ये चीज़ है ये आपका यहाँ इसका मान पूछ रहा है, तब b² a की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, आपका a है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वो आपका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, इसी सूत्र में हम लोग रखेंगे। क्षेत्रफल कितना दिया है, a बराबर आपको दिया है √3/4, भुजा स्क्वायर को हम लोग मान के चलते हैं, कुछ मान लेते हैं, जैसे x मान लिया तो x²। समझ में आया? ये आपका कुछ इस ढंग से बना है, ये x है, ये x है और ये भुजा भी x है। ये ऊंचाई है क्या, b, चूँकि इसकी जो ऊंचाई है वो b है। अब यहाँ से ऊंचाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा। तो ऊंचाई की जगह b और b बराबर रखेंगे √3/2 इंटू x। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करें, 4/ यही मान उठा के रख दें। अब आपको करना क्या है, b² a का मान निकालना है, तो b²/a रख दीजिए। तो b की वैल्यू कितनी आई है, √3/2x, तो √3/2x का स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू है a √3/4x²। हल करिए, एक पेज ले रहे हैं दूसरा, तो आपका हो जाएगा। अब देखिए सवाल को, यहाँ पर आपका b²/a और b²/a बराबर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4 x²। तो ये आपका होगा b²/a बराबर 3/4 x² और यहाँ √3/4 x²। ठीक, चतुर्थानुपाती से ये दोनों कट जाएंगे, ये चूँकि ये ऊपर जाएगा तो और ये इधर जाएगा, तो ये कट जाएगा और इधर ये और ये कट जाएगा, तो b²/a बराबर बचेगा क्या, 3/√3। इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, √3। तो आपका जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छोटा सा सवाल है, बस हल करना है। अगला सवाल, एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि प्रत्येक इसमें से एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए आपके पास सूत्र है, ट्रिक का सूत्र है, टोटल संख्या होगी n × n-1/2। ठीक, अब n की वैल्यू कितना है, 10 पुरुष हैं, तो 10 × 10 - 1/2, 2 पंचे 10। इसको जब आप करेंगे तो 5 × 10 - 9, तो 9 पच्चे 45, कितनी बार, 45 बार। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक घोड़ा 30 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है। देखिए एक घोड़ा है और ये 30 मीटर की लंबी रस्सी से बंधा हुआ यहाँ घोड़ा है। मान लीजिए यहाँ खूंटा है और ये घोड़ा बंधा है। जब घोड़ा रस्सी कसी हुई वृत्ताकार पथ पर घूमता है, देखिए अब वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो वो 105 डिग्री का कोण बनाता है। जो
थीटा है, थीटा कितना है 105 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए घोड़े ने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी तय की थी। अब आपका मान लीजिए ये 105 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। तो हमें इस दूरी के बारे में बताना है और दूरी बराबर होता है, अब देखिए आपका एक त्रिज्यखंड हुआ, तो त्रिज्यखंड की जो लंबाई होती है वो क्या होगी, त्रिज्यखंड की लंबाई का सूत्र होता है लंबाई बराबर ये होगी थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। और आर कितना है, ये आपकी दूरी ही आर है 30 मीटर, ठीक। बस यही आप निकाल लीजिए। थीटा की वैल्यू 105 बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई की जगह 22 बटे 7, आर की जगह आपका ये त्रिज्या है 30 मीटर। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 12 बार 12 तिहाई 36, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, 3 से 105 को काटेंगे तो 35 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 3 पचे 35, 7 से काटेंगे 7 पचे 35। अब यहाँ 5 बचा और यहाँ 11 बचा, 11 पचे 55। कौन सा सवाल सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका 55 मीटर ऑप्शन सही हो जाएगा। हल कर लीजिएगा, सूत्र यही है। सवाल का जो चित्र है कुछ यूं ढंग का बनेगा। अगला आपका प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी 2 रिक्त स्थानों के साक्षात्कार में आते हैं। पति के चुने जाने की प्राथमिकता जो है 1/7 और हस्बैंड की लिखे दे रहा, और पत्नी की प्राथमिकता वाइफ की है 1/5। इनमें से किसी एक के चुने जाने की प्राथमिकता क्या होगी। अब देखिए एक की प्राथमिकता कितना है 1/7, तो पति के न चुने जाने की प्राथमिकता क्या हो जाएगी, 1 - 1/7 बराबर 6/7। ऐसे पत्नी के न चुने जाने की प्राथमिकता क्या होगी, 1/5 बराबर 4/5। समझ में आया। तो किसी एक के चुने जाने की प्राथमिकता क्या होगी, किसी एक के चुने जाने की प्राथमिकता, ठीक है। अब इनका क्या होगा, हम किसी एक के न चुने जाने की प्राथमिकता, किसी एक के न चुने जाने की जो प्राथमिकता है की प्राथमिकता, और ये बराबर होगा, देखिए इनका इनके साथ। अब देखिए जैसे ये HW है तो ये H1WN, तो HW1 और WHO, तो इस ढंग से कर सकते हैं। तो 1/7 इंटू 4/5 प्लस इनका क्या होगा 1/5 इंटू 6/7। बस इसको हल करिए, सवाल आ जाएगा। तो 4/35 और ये कितना होगा 6/35, तो 4/35 प्लस 6/35, जब इसको हल करेंगे तो 10/35, काट देंगे तो 2/7। कौन सा उत्तर सही होगा आपका 2/7 भी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कि दोनों के न होने की जो प्राथमिकता है, किसी एक के चुने जाने की प्राथमिकता है जो 2/7 हो जाएगा। जब इस ढंग का सवाल हो तो अब देखिए ये होता है क्या कि 3 और 2, √2 और 3 का क्या है, ये आपका वर्ग बन जाता है। कैसे, देखिए 9 × 5 = 45 और इन दोनों का वर्ग करेंगे तो इसके बराबर ही आएगा। अब हम लोग देखिए इसको हम करके वर्ग आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे 9 + 4√5। अब इसको देखें, अगर हम इसको करें क्या, √5 का स्क्वायर प्लस, चूँकि यहाँ 5 है इसलिए 5 लिखा, 5 का स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर प्लस 2 × 2√5, तो 2 दूनी 4 √5 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर है, तो यहाँ √4 माने हैं तो √4 ही लिखेंगे। तो अब आपका देखिए सवाल यहाँ से क्या बनेगा, यही आपका a + b में हो जाएगा और यही a - b में हो जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो यहाँ पर बना है, अब इसमें क्या बना है 2, और इसको 2 × √5 कर सकते हैं ना। अब आपको और यही सवाल को समझा रहे हैं, खूब अच्छे से समझिए। जो सवाल कह रहा है, सवाल में जो ये रूट होता है इसमें आपको देखना होता है, जैसे यहाँ 4√5 लिखा है। अब 4√5 का मतलब इसको आप बनाइए 2ab का रूट, तो 2 × 2 √5,
और इसको और सरल करिए तो इसको √2 को क्या कर सकते हैं, √4 इंटू √5 यही कर सकते हैं। अब आपका बना a और b, तो a प्लस बी यहीं से तैयार हो गया। तो ये हो गया a प्लस बी का सूत्र और ये हो गया a माइनस बी का सूत्र। बस यहाँ पर लगा दीजिए सवाल को √5, a की जगह 5 आपका √5 प्लस √5 प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ प्लस √5 माइनस 4 का स्क्वायर बन गया, एकदम सरल। बस इसी को हल करिए। तो जब आप इसको हल करेंगे तो इसके बराबर ही आता है। और यहाँ देखिए हमने क्या किया है, एक दूसरे के बराबर कर लिया है। अब इनको आप एक एक करके निकाल दीजिए। यहाँ से अलग है, इस पे रूट, ये रूट, तो √5 अपान ये यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, √5 प्लस √4 और प्लस यहाँ से एक निकलेगा वर्गमूल तो √5 माइनस √4। देखिए माइनस और ये माइनस प्लस कट जाएगा तो बचेगा क्या, √5 बटे √5 प्लस 5 कितना 2√5। इसको काट देंगे तो क्या बचेगा 1/2। कौन सा उत्तर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बस इसको थोड़ा हल करना, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, बस शॉर्ट ट्रिक इतना ही है जो यहाँ हमने आपको बताया। बस ये यहाँ देख लीजिए, फिर इसके अनुसार हल कर लीजिए। अगला सवाल अब नेक्स्ट कह रहा है आपका 12 प्रेक्षण जो कि आरोही क्रम में सजाकर रखे गए हैं। छठे और सातवें प्रेक्षण का जो मान है क्रमशः 14 और 15 है। समस्त 12 प्रेक्षण की माध्यिका, अब देखिए n बराबर दिया है 12, तो निश्चित रूप से n सम संख्या है। तो जब सम संख्या है तो इसकी माध्यिका क्या होगी, माध्यिका होगी n/2वें पद का मान प्लस n/2वें प्लस 1वें पद का मान बटे 2। तो n/2 मतलब 2, 12/2 मतलब छठवें पद का मान प्लस 6/2, 6 प्लस 1 सातवें पद का मान और ये बटे 2 हो जाएगा। तो छठवें पद का मान और सातवें पद का मान क्रम से 14-15 दिया है, तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए। 14-15 कितना होगा, बटे 2, और 14-15 को जोड़ेंगे तो 29/2 मतलब 14.5। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एक वर्गाकार टाइल्स की जो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, जो कि आपका 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की फर्श में लगाई जानी है। अब इसमें देखिए 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो बस यही रखेंगे। तो 15 मीटर मतलब 100 से गुणा कर दीजिए, 1500 प्लस 17 तो ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। और चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर मतलब 902 सेंटीमीटर। इन दोनों का जब अगर हम एचसीएफ लें तो इन दोनों का एचसीएफ होगा 41, कितना हो जाएगा 41। ठीक, अब आप करके देख लीजिएगा 41 ही होगा। हमने अब हमें क्या करना है, कमरे की फर्श में लगाई जानी है तो वर्गाकार टाइल्स की भुजा। तो कमरे का जो फर्श में लगाई जानी है तो कमरे में हमें न्यूनतम संख्या किसकी ज्ञात करनी है, टाइल्स की न्यूनतम संख्या। तो टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी, वो आपकी होगी टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा क्या, कमरे का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 41, तो कमरे का क्षेत्रफल 1517 इंटू 902 बटे भुजा स्क्वायर मतलब 41 इंटू 41। इसको आप काट दीजिए। जब इसको आप काटेंगे तो 41 से कितनी बार जाएगा, ये 37 बार, और इधर 41 से काटिए तो कितनी बार 22 बार। अब 37-22 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 37 और 22 का गुणा 814। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग इसका उत्तर ही याद रखिए 814। अगला प्रश्न आपका
अगला है किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात जो है, देखिए ए अनुपात बी कितना दिया है 5:6। तो और इनमें से एचसीएफ दिया है 12, एलसीएम आपको निकालना है। तो ए इंटू बी बराबर होता है एच इंटू एल। अब आप देखिए जब आपको 5:6 में संख्या दी हुई है तो हम इनको क्या कर देंगे, हमारी जो एचसीएफ है दोनों में कॉमन ही होता है। एचसीएफ जो होता है 12 ये इस संख्या में भी कॉमन है और इस संख्या में। अगर मैं कहूँ कि जो अगर मैं संख्या ले लूँ a बराबर 5x और b बराबर 6x, तो जो इनका एचसीएफ यहाँ से निकलेगा वो निकलेगा क्या, x, और ये x की वैल्यू कितना है 12। तो संख्या ही डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, 12×5 60 और 12×6 72। अब चाहे 60-72 का एलसीएम निकाल लीजिए। चाहे मैं आपको यहीं एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ, इतना समझ में आया होगा। छोटा सा ट्रिक है क्या, जितना अनुपात हो 5 है तो 5, उसके बाद 6, उसके बाद आप एलसीएम तीनों का गुणा कर दीजिए। तो 12×6 72, 72×5 कितना हो जाएगा 180 और 360, 72, 5 दूनी 10, 5 7 35 36, 360 हो जाएगा, जो आपके डी ऑप्शन को सही करता है। तो सवाल में लगाया किस ढंग से, इस ढंग से, लेकिन ट्रिक क्या है, ट्रिक सिर्फ एक लाइन में है, वो आपको मैं बताता हूँ। क्या था आपका, सिर्फ इतना था, एलसीएम बराबर जो एचसीएफ आता है इंटू अनुपात, तो 5×6 इंटू 12 कर दिया, यही आपका आएगा 360। और कैसे आया वो भी हमने दिखा दिया। नेक्स्ट सवाल क्या करा, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र आपका निगमन, निगमन में क्या है, रूल पहले है और एग्जाम्पल बाद में है। तो ऐसे में क्या होता है कि सामान्य से विशिष्ट आपका सही है, यहाँ नहीं के बारे में बताना है। नियम से उदाहरण भी लगता है, सूक्ष्म से स्थूल भी लगता है, लेकिन अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं लगता, और यही ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा परियोजना, परियोजना का मतलब होता है करके सीखना, मतलब स्वयं करके सीखना। तो आपका ये प्रोजेक्ट विधि का उदाहरण भी होता है। अब यहाँ सिद्धांत नहीं है तो करके सीखना है। उसके बाद आपका कौन सा, जीवन से सीखना भी है, विद्यार्थियों के सहयोग एवं साहचर्य से सीखना भी है, रट कर याद करना नहीं है, जो डी ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं के बारे में पूछा है। अगला और आज का जो लास्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है, और ये आपका उत्तर होगा रुचि, संवेग, मनोवृत्ति किस में आते हैं, भावात्मक पक्ष में। तो आपका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो साथियों, अच्छा 2 सवाल आज और हैं शायद। अगला सवाल कह रहा है, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना। बिल्कुल सही है, यहाँ रटना है और रटने की शक्ति, ये गलत, सूत्र याद करना भी गलत, सवाल हल करने की क्षमता भी। तो आपका ये ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चे में पाठ्यक्रम आवश्यक संशोधन, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना, ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन ही सही है। तो मित्रों आज बस इतना ही, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही विश्लेषित प्रश्न हैं, इनको अच्छे से आप लोग पढ़िए। सीटेट में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करिए, विश्लेषण करिए, अपने कमेंट में अपनी राय को ज़रूर दीजिए। नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।